नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज सआदत हसन मंटो जी की लिखी कहानी लाइसेंस। आबू कोचवान बड़ा छैल छबीला सा था। उसका घोड़ा तांगा भी शहर के नंबर 1 का ही था। कभी मामूली सवारी बैठाता ना था। उसके लगे बंधे ग्राहक थे जिनसे उसको प्रतिदिन 10-15 रुपए रोज मिल ही जाते थे, जो आबू के लिए काफ़ी थे। दूसरे जवानों की तरह नशे पानी की उसे आदत न थी। साफ सुथरे वस्त्र पहनने और हर वक्त बाका बने रहने का ही शौक था उसे। जब उसका तांगा सड़क पर घुंघरू बजाता हुआ गुजरता तो लोगों की निगाहें खुद ब खुद उस ओर उठ जाती। वो बाका बाबू आ रहा है, देखो किस ठाट से जा रहा है, और जरा उसकी पगड़ी तो देखो। बस यही बातें सुनता, और ये सुनकर उसके अंदर एक बड़ा गर्व उत्पन्न हो जाता। उसके घोड़े की चाल और अधिक पुरकशिश हो जाती। आबू के हाथों ने घोड़ों की बांगें कुछ इस मुद्रा में पकड़ी होती जैसे उनको पकड़ने की आवश्यकता नहीं। ऐसा लगता था कि घोड़ा इशारों के बिना चला जा रहा है, उसको अपने मालिक के हुक्म की जरूरत नहीं। बाज समय तो ऐसा महसूस होता कि आबू और उसका घोड़ा चन्नी दोनों एक ही नहीं बल्कि पूरा तांगा एक हस्ती है, और वो हस्ती आबू के अलावा और कौन हो सकती थी। वे सवारियां जिनको आबू स्वीकार नहीं करता था दिल ही दिल में आबू को गालियां देती। भगवान करे इसका घमंड टूटे, इसका घोड़ा किसी रोज दरिया में जाके गिर जाए। आबू के होठों पर हल्की मूछों की छांव स्वयं एहतियात सी मुस्कुराहट नाचती रहती थी। उसको देखकर कितने ही कोचवान भी जल जाते थे। आबू को देखकर कितने ही कोचवानों ने इधर उधर से कर्जा लेकर तागे बनवाए, मगर आबू सी शान न उत्पन्न हो सकी। उनको वो ग्राहक नसीब ना होता जो आबू और उसके घोड़े तांगे की शैदा थे। एक रोज आबू दोपहर में दरख्त की छांव में तांगे पर बैठा ऊँग रहा था कि एक ध्वनि उसके कानों में झंझनाई। आबू ने आंखें खोलकर देखा तो एक स्त्री तांगे के बम के पास खड़ी थी। आबू ने उसे मुश्किल से एक नजर देखा, मगर उसकी तीखी जवानी उसके दिल में खूब गई। वो स्त्री नहीं, जवान लड़की थी। 16-17 बरस की, दुबली पतली मजबूत, रंग सावला लेकिन चमकीला, कानों में चांदी की छोटी छोटी बालियां, सीधी मांग, पतली नाक, उसकी फुगन पर एक छोटा सा तिल, लंबा कुर्ता तथा नीला लाछा। लड़की ने कुंवारी सी आवाज में आबू से कहा कि वीरा स्टेशन का क्या लोगे। आबू ने के होठों की मुस्कुराहट एक शरारत अख्तियार कर गई। कुछ नहीं। लड़की के मुख के सांवलेपन में सुर्खी हायल हो गई। क्या लोगे स्टेशन का। आबू ने उसको अपनी दृष्टि में समोते हुए कहा कि तुझसे क्या लेना, भांग भारिये, चल आ बैठ जा तांगे में। लड़की ने कांपते हुए हाथों में अपने दृढ़ सीने को ढांपा, हालांकि वो ढका हुआ था। आबू मुस्कुराया और बोला कि चल आजा, बैठ भी जा, ले लेंगे तू जो भी देगी। लड़की ने कुछ देर तक सोचा और पायदान पर पैर रखकर तांगे में बैठ गई। बोली, जल्दी से चलो स्टेशन। आबू ने मुड़कर कहा कि बड़ी जल्दी है तुझे सोनिए। लड़की ने कुछ कहते कहते एकाएक रुक गई। हाय हाय तू तो। तांगा चल पड़ा और चलता रहा। कई सड़कें घोड़ों के समूह के नीचे से निकल गईं और लड़की सहमी हुई सी बैठी थी। आबू के होठ पर शरारत भरी मुस्कुराहट नाच रही थी। जब काफी देर हो गई तो लड़की ने डरे हुए सर में पूछा कि स्टेशन नहीं आया अभी तक। बाबू ने अर्थ भरे अंदाज में बोला, आ जाएगा, तेरा मेरा स्टेशन एक ही है। लड़की बोली, क्या मतलब। आबू ने पलटकर लड़की की ओर देखा और कहा कि ओए अलहड़िए, क्या तू इतनी भी बात नहीं जानती। अरे तेरा मेरा स्टेशन एक ही है।
उसी समय एक हो गया था जब आबू ने तुझको देखा था। अरे मेरी जान की कसम, तेरा सेवक झूठ नहीं बोलता। लड़की ने सर पर से पल्लू सही किया। उसकी आंखें साफ बता रही थीं कि वो आबू के कहने का अर्थ समझ चुकी है। उसके चेहरे पर इस बात का पता लगता था कि उसने आबू की बात का बुरा नहीं माना, लेकिन अब वो उस कश्मोकश में थी कि दोनों का टेंशन एक ही हो अथवा ना हो। बाबू बाका सजीला है, मगर क्या वफादार भी है। क्या वो अपना टेंशन छोड़ दे जहां उसकी गाड़ी मालूम नहीं कब जा चुकी थी। आबू की आवाज ने उसको चौंका दिया। ओए क्या सोच रही है, ये भाग भरिए। घोड़ा मस्त खरामी में दुलकी चल रहा था। हवा नहीं थी। सड़क के आसपास उगे हुए पेड़ भाग रहे थे। उनकी टहनियां झूम रही थीं और घुंघरों की झंझनाहट के अलावा और कोई आवाज न थी। आबू गर्दन मोड़कर लड़की के सांवले हुस्न को हृदय ही हृदय में चूम रहा था। कुछ देर पश्चात उसने घोड़े की बांगें जंगल की सलाख के साथ बांध दी और उचक कर पिछली सीट पर लड़की के साथ बैठ गया। वो चुपचाप रही। आबू ने दोनों लड़की लड़कों के उसके हाथ पकड़ लिए और कहा कि ओए दे दे अपनी बांगें मेरे हाथ में। लड़की ने केवल इतना ही कहा कि छोड़ भी दे, लेकिन वो तुरंत ही आबू के बाजुओं में थी। उसके बाद उसने मजामत ना की। उसका हृदय बड़े जोर जोर से फड़फड़ा रहा था, जैसे खुद को छुड़ाकर जाना चाहता हो। अबू हौले हौले प्यार भरे स्वर में उससे कहने लगा कि ये घोड़ा का तांगा तुझे अपनी जान से अधिक अजीज था, लेकिन कसम गुआर ये पीर की, ये बेच दूंगा और तेरे लिए सोने के कंगन बनवा दूंगा। आप फटे पुराने पहनूंगा, मगर तुझे शहजादी बना के रखूंगा। कसम दौला शरीफ की, जिंदगी में ये मेरा पहला प्रेम है। तू मेरी ना बनी तो तेरे सामने अपना गला काट लूंगा। फिर उसने लड़की को अपने से अलग कर दिया और जाने क्या हो गया। लड़की ने धीरे से कहा कि नहीं, अब तुम मुझे हाथ लगा चुके हो। आबू की नीचे गर्दन झुक गई। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। निभा लोगे अपनी इस गलती को? लड़की के स्वर में चैलेंज था, जैसे किसी ने आबू से कहा हो कि ले जाओ अपना तांगा और तांगे से आगे निकल कर। उसका झुका हुआ सर उठा और आंखें चमक पड़ी। ओए भाग बारिये। इतना कहकर उसने अपने मजबूत सीने पर हाथ रखा। आबू अपनी जान दे देता। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और ये है मेरा हाथ। आबू ने उसका हाथ दृढ़ता से पकड़ लिया। ओए कसम जवानी की, आबू तेरा सेवक है। दूसरे दिन आबू और लड़की का निकाह हो गया। वो जिला गुजरात की मोचन थी। उसका नाम इनायत यानी नीति था। अपने रिश्तेदारों के साथ आई थी और वे स्टेशन पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि उसकी आबू से मुठभेड़ हो गई, जो तुरंत ही मोहब्बत की सारी मंजिलें तय करके। अब दोनों बहुत प्रसन्न थे। घोड़ा तांगा बेचकर नीति के लिए सोने के कंगन नहीं बनवाए थे, बल्कि अपने जमा किए हुए पैसों से उसको सोने की बालियां भी खरीद के दी थी। कई रेशमी वस्त्र भी बनवा दिए थे उसने उसको। लसलस करते रेशमी लाचे पर जब नीति आबू के सन्मुख जाती तो उसका हृदय नाचने लगता और कहता कि कसम पंजतन पाक की, संसार में तुझ जैसा खूबसूरत और कोई नहीं, और सीने से लगा लेता उसको। दोनों जवानी की मस्तियों में व्यस्त थे। गाते थे, हंसते थे, सैर करते थे, एक दूसरे की बलाएं लेते थे। एक महीना इसी प्रकार से गुजर गया कि अचानक एक दिन पुलिस ने आकर आबू को गिरफ्तार कर लिया। साथ में नीति भी पकड़ी गई। आबू पर अगवा करने का मुकदमा दायर हुआ। नीति पक्के पैरों पर रही, मगर फिर भी आबू को 2 बरस की सजा हो गई। रोते रोते इसने केवल इतना ही कहा, मैं अपने माँ बाप के पास कभी नहीं जाऊंगी, घर बैठकर तेरी प्रतीक्षा करूंगी। आबू ने उसकी पीठ थपथपाई।
ओए जीती रह। घोड़ा तांगा दीना के सुपुर्द कर दिया है। उससे किराया प्राप्त करती रहना। नीति के माँ बाप ने काफी जोर लगाया, लेकिन वो उनके साथ न गई। थक हार कर उन्होंने उसके हाल पर ही उसे छोड़ दिया। अब नीति अकेले रहने लगी। दीना हर शाम उसे 5 रुपए दे जाता, जो उसके खर्च के लिए काफी थे। इसके अतिरिक्त मुकदमों के दौरान रोजाना 5 रुपए के हिसाब से जो कुछ उसके पास एकत्रित हुआ था, वो भी उसके पास मौजूद था। हफ्ते में एक दिन आबू और नीति की मुलाकात जेल में होती थी, जो उन दोनों के लिए बड़ी मुख्तसर होती थी। नीति के पास जो जमा पूंजी थी वो आबू को आसाहाश पहुंचाने में व्यय हो गई। आबू ने नीति के बुच्चे कानों की ओर देखा और पूछा कि बालियां कहाँ हैं। नीति मुस्कुरा दी और संतरी की ओर देखकर आबू से कहा कि गुम हो गई थी। आबू ने कुछ क्रोध दिखाते हुए कहा कि तुम मेरा इतना ख्याल न रखा करो कि जैसा भी हूं मैं सही हूं। नीति ने कुछ न कहा। समय पूरा हो चुका था और वो मुस्कुराती हुई वहां से चल दी। लेकिन घर जाकर वो बहुत रोई। घंटू आंसू बहाए, क्योंकि आबू की सेहत बिगड़ गई थी। इस मुलाकात में तो वह पहचान ही ना सकी थी उसे। आबू गुल गुल कर आधा हो गया था। नीति यही सोचती थी कि उसको उसका गम खा रहा है। उसकी जुदाई ने आबू की ये स्थिति कर दी है। मगर उसे ये ना पता था कि वो हृदय का मरीज है, और ये मर्ज उसे विरसे में मिला था। आबू का बाप आबू से अधिक लंबा चौड़ा और जवान था। आबू का बड़ा भाई कड़ियल जवान था, मगर ऐन जवानी में उसे इस बीमारी ने घेर लिया था। स्वयं आबू भी इस हकीकत से गाफिल था। चुनांचे जेल में अस्पताल जेल के अस्पताल में जब वो अंतिम सांसें ले रहा था, तो उसने अफसोस भरे स्वर में नीति से कहा, कसम दौला शरीफ की, अगर मुझे पता होता कि मैं इतना शीघ्र मर जाऊंगा तो मैं तुझे कभी अपनी बीवी ना बनाता। मैंने तेरे साथ बड़ा जुल्म किया। मुझे क्षमा कर दे, और देख, मेरी एक निशानी है। मेरा घोड़ा तांगा, उसका ध्यान रखना। और चन्नी बेटे के सर पर हाथ फेर कर कहना कि आबू ने तुझे प्रेम भेजा है। आबू मर गया। नीति का सब कुछ मर गया, लेकिन अब वो बड़ी हौसले वाली औरत थी। इस सदमे को सहन कर ही लिया। घर में तन्हा पड़ी रहती थी, और शाम को दीना आता और उसे दमे दिलासा देखता और कहता कि तू चिंता ना करो भाभी, अल्लाह मियाँ के आगे किसी की पेश नहीं चलती। आबू मेरा मित्र था, मुझसे जो हो सकता था खुदा के आदेश से करूंगा। शुरू शुरू में तो नीति न समझी, मगर जब वो उसके मातम के दिन पूरे हुए तो उसने साफ लफ्जों में नीति से कहा कि वो उससे विवाह कर ले। ये सुनकर नीति के जी में आया कि वो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दे, मगर उसने सिर्फ इतना कहा कि भाई, मुझे विवाह नहीं करना। उस रोज से दीने के रवैये में बड़ा फर्क आ गया। पहले शाम को बिना नागा 5 रुपए अदा करता था। अब कभी 4 रुपए लाता, कभी 3 रुपए, और बहाना करेगा ये था कि काफी मंदा हो गया है धंधा। अब वो दो दो तीन तीन दिन गायब रहने लगा। बहाना ये था कि बीमार था। तांगे का कल पुर्जा खराब हो गया था। जब पानी सर से ऊपर निकल गया तो नीति ने दीने से कहा, भाई दीने, तुम कष्ट ना करो, तांगा मेरे सुपुर्द कर दो। दीने ने घोड़ा तांगा लेकर नीति ने माझे के सुपुर्द कर दिया था, जो आबू का मित्र था। उसने भी कुछ दिनों के पश्चात शादी की दरख्वास्त दी। नीति ने इनकार किया तो उसकी आंखें भी बदल गईं। हमदर्दी वगैरह सब हवा हो गई। एक दिन तो उसने हद कर दी। एक शाम जब पैसे लेने आया तो शराब में सराबोर था। ड्योढ़ी पे कदम रखते ही नीति पर हाथ डालने की चेष्टा की। नीति ने उसे बहुत सुनाई और काम से हटा दिया। 8-10 दिन तांगा बेकार तबेले में पड़ा रहा। घास दाने का खर्च अलग, तबेले का किराया अलग। नीति विचित्र उलझन में गिरफ्तार थी। उसको कोई विवाह की दरख्वास्त करता था तो कोई उसकी इज्जत पर हाथ डालना चाहता था। बाहर निकलती तो लोग बुरी नज़रों से उसे घूरते थे।
रात उसका पड़ोसी दीवार फांद कर आ गया था और लगा कि जबरदस्ती करने। वो सोच सोच कर व्याकुल हो रही थी कि वो करे तो क्या करे। एक रोज बैठे बैठे ख्याल आया कि क्यों ना तांगा मैं अपने आप ही चलाऊं। आबू के साथ तो सैर पर जाती थी, तो सांगा स्वयं ही चलाया करती थी। शहर के मार्गों से भी वाकिफ थी, लेकिन उसने सोचा कि लोग क्या कहेंगे। इसके उत्तर में उसे दिमाग ने कई दलीलें दी। क्या हर्ज है? क्या स्त्रियां मेहनत मजदूरी नहीं करती? कोयले वालियां, ये दफ्तर में जाने वाली स्त्रियां, घर बैठे काम करने वाली तो हजारों होंगी। नीति ने कुछ सोच विचार किया, फिर फैसला कर लिया कि तांगा स्वयं ही चलाएगी। उसे खुद पर पूरा भरोसा था। चुनांचे अल्लाह का नाम लेके वो तबेले में पहुंच गई। तांगा जोतने लगी तो सभी कोचवान हक्के बक्के से रह गए। कुछ मजाक समझकर खूब हंसे, और जो बुजुर्ग थे उन्होंने नीति को समझाया कि ऐसा मत करो। शहर में तहलका मच गया कि एक सुंदर औरत तांगा चला रही है। हर स्थान पर इस बात की चर्चा थी। कभी कभी सवारियां उससे लड़ाई भी करती कि पहले किसने बुलाया है। अब हर सवारी उसके तांगे पर सवार होना चाहती थी। जब काम अधिक हो गया तो निधि ने तांगा जोतने का काम मुकर्रर कर दिया। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक, दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक। ये सिलसिला बड़ा आरामदेह सिद्ध हुआ। चन्नी भी खुश था, मगर नीति महसूस कर रही थी कि अक्सर लोग उसकी समीपता हासिल करने के लिए उसके तांगे में बैठ जाते थे। बेमतलब और बेमकसद उसे इधर उधर घुमाते थे। आपस में गंदे गंदे उपहास भी करते, सिर्फ उसको सुनाने के लिए। उसे ऐसा महसूस होता था कि खुद को नहीं बेचती, मगर लोग चुपके से उसे खरीद रहे हैं। इसके अतिरिक्त उसको इस बात का भी एहसास था कि शहर के सारे कोचवान उसको बुरा समझते हैं। मगर उसके बावजूद उसे एक तसल्ली थी। अपनी स्वयं अतमादी की वजह से चैन महसूस करती थी। एक रोज कमेटी वालों ने नीति को बुलाया और उससे लाइसेंस जब्त कर लिया उसका। इसका कारण बताया कि औरतें तांगा नहीं चला सकती। नीति ने पूछा कि जनाब, स्त्री तांगा क्यों नहीं जोत सकती? उत्तर में मिला कि बस नहीं चला सकती, तुम्हारा लाइसेंस जब्त है। नीति बोली, हुजूर आप घोड़ा तांगा भी जब्त कर लें, पर मुझे ये बता दें कि स्त्रियां तांगा क्यों नहीं जोत सकती। स्त्रियां चरखा चलाकर पेट पाल सकती हैं। स्त्रियां टोकरी ढोकर पेल पाट सकती हैं। स्त्रियां लाइनों पर कोयले चुन चुन कर रोटी उत्पन्न कर सकती हैं। तो मैं तांगा क्यों नहीं चला सकती? मुझे और तो कुछ नहीं आता, और ये घोड़ा तांगा भी तो मेरे पति का है। तो फिर किस तरह की दिक्कत है इसमें? आप खुद बताएं कि मैं गुजारा कैसे करूंगी। क्यों आप मेरी मेहनत मजदूरी से मुझे रोकते हैं? आप खुद बताएं कि मैं क्या करूं। अफसर ने कहा कि जाओ, बाजार में जाके बैठ जाओ, वहां अधिक कमाई है। ये सुनकर नीति के भीतर जो नीति थी वो जलकर राख हो गई। धीमे से अच्छा जी कहकर चली गई। औने पौने दामों पर घोड़ा तांगा बेचा और सीधे आबू की कब्र पर गई। एक पल के लिए खामोश रही। उसकी आंखें बिल्कुल शुष्क थीं, जैसे बारिश के बाद झिलमिलाती धूप ने धरती की सारी नमी को सोख लिया हो। उसने भिजे हुए होठ खोले और कब्र पे बोली कि आबू, तेरी नीति कमेटी के दफ्तर में मर गई। ये कहती हुई वो वहां से चली गई। दूसरे दिन उसने अर्जी दी तो उसे शरीर बेचने का लाइसेंस मिल गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी थी एक मजबूर स्त्री की, एक मेहनतकश स्त्री की, जिसे हमारे समाज में के भेड़िए नोच नोच के खाना चाहते थे। वो बचाती रही अपनी आबरू, और अंततः उसके साथ जो हुआ वो बड़ा नाकाबिल था।
आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ आपसे कल एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया।